हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इनको हल करने की विधियाँ। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियाँ हैं। पहली विधि है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि, बी एल्जेब्रिक मेथड। और ग्राफीय विधि जो है वो हमने 3.1 में डिस्कस की थी। 3.2 में हमने बीजगणितीय विधि की फर्स्ट विधि। बीजगणितीय विधि में भी फिर से तीन मेथड है। तो पहला मेथड है उसमें प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो है वो है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्रतिस्थापन विधि पढ़ने के बाद हम विलोपन विधि पढ़ते हैं। तो क्या होती है विलोपन विधि? जब हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर रहे थे क्वेश्चन, तो वो भी अच्छी विधि है, वैसे उससे आसानी पूर्वक हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे ही हमें दे रखे होते हैं, जैसे कि बराबर 10 और यहाँ पे जैसे कि देखो x + 2y = 8। तो ये जो दोनों समीकरण दे रखे हैं, इसमें जो एक जो चर है इसके गुणांक समान है, तो हम डायरेक्ट ही यहाँ से इसको कैंसिल करके फिर किसी एक चर की वैल्यू निकाल के दूसरे किसी समीकरण में पुट करेंगे तो उस चर की दूसरे चर की भी वैल्यू हमें मिल जाती है। तो कई बार ये जो विलोपन विधि होती है वो आसान रहती है, सुविधाजनक रहती है, कंफर्टेबल रहती है, इसलिए हम इसका उपयोग भी करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आप देखना, दोनों वीडियो से करके देखना कौन सी आपको ज़्यादा बेटर लगती है, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो क्या होती है विलोपन विधि? इस विधि को एक चर को विलुप्त करने वाली विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम पहले एक चर को गायब करते, दूसरे चर की वैल्यू निकालते, फिर उस चर की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो दूसरे चर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस करते, एग्जाम्पल देखते हैं और वही से आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो पता चलेगा और सीखने को मिलेगा। इसमें कुछ लिखने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ही है ये एग्जाम्पल, आपको बुक लेके बैठना है ताकि आप वहाँ से देख सको। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है यहाँ पे 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति के महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है वो, तो उनकी मासिक आय कितनी होगी? तो मासिक आय बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे हमें क्या क्या दे रखा है, आय दे रखी है और खर्चों का अनुपात दे रखा है। तो माना यहाँ पे लिख लेंगे माना आय बराबर x और खर्च को हम क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं। तो यहाँ पे अनुपात हमें ऑलरेडी दे रखा है और दो व्यक्तियों की बात की जा रही है। तो पहले व्यक्ति ने अगर 9:7 दे रखा है ना, तो पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, 9x। ठीक है, 9x। और खर्च की बात करें तो उसने कितना खर्च किया, 4:3। तो फर्स्ट व्यक्ति के लिए हम बात करें तो 4y। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने 2,000 रुपये बचा लिए, तो जितना उसकी इनकम हुई उसमें से उसका खर्चा माइनस कर देंगे तो उसकी जो बचे हुए पैसे वही आएंगे ना, उसके इक्वल जो बचत हुई है उसको लिख सकते हैं हम। 2,000 रुपये उसने बचाए हैं। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन भी लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 7x - 3y = 2,000। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। अब इनको कैसे करेंगे? विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एक चर x या y कोई भी हो सकता है, उसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको समान बनाना है हमको। यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है, 9 है और यहाँ पे 7 है। तो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में 7 का गुणा करेंगे तो 9 × 7 = 63। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन में 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 7 = 63, तो समान हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा एक काम करते हैं कि यहाँ पे देखो आप x के गुणांक जो है वो बड़ी संख्या है और y के गुणांक छोटी संख्या है, तो क्यों ना हम इसको चेंज करें, इसको समान बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। तो देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 का गुणा करूँ तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और सेकेंड इक्वेशन में मैं 4 का गुणा करूँगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो समान हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखो समीकरण 1 में 3 का तथा इक्वेशन 2 में 4 का गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, 27x - 12y
बराबर, यहाँ पे बराबर है, तो कितने का गुणा कर रहे हैं हम, 3 का ना, तो 6000। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x माइनस 12y बराबर 8000। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। घटाकर या फिर जोड़कर हम कैसे भी उन समान जो कोफिशिएंट्स वाले जो चर है उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घटाते हैं तब हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब देखो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, -x। यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2000। अब क्या करेंगे, x का मान जो है वो हम समीकरण किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे लिख लेता हूँ, x का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रखो। ठीक है, इसमें वैल्यू थोड़ी छोटी है, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो 7x, तो 7 इंटू एक्स की जगह पे कितना, 2000 माइनस 3y बराबर 2000। तो यहाँ से 14000 माइनस 3y बराबर 2000। 3y को उस तरफ भेज देंगे, 3y बराबर ये 2000 इस तरफ आएगा तो 12000 बचेगा। फिर यहाँ से कैंसिल होके y की वैल्यू आ जाएगी 4000। तो यहाँ से हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरह से हम जो है किसी रेखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते विलोपन विधि की सहायता से। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले हमें इक्वेशन मान लेने दो, फिर हमें किसी भी एक चर का जो गुणांक होता है उसको सेम बनाने की कोशिश करनी है ताकि हम उनको कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पे हमने y के गुणांक को समान बनाया और फिर इनको कैंसिल कर दिया। कैंसिल कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन को या तो घटाकर या फिर जोड़कर। ठीक है, फिर कैंसिल होने के बाद x की एक चर की हमें वैल्यू मिल जाएगी, उस चर को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे और दूसरे चर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से सोल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये 2 इक्वेशन लिख रखे हैं। सबसे पहले इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में यदि मैं 2 का गुणा करूँगा तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x 6y बराबर 16। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब क्या करेंगे हम, इसमें और इसमें सेम हो गए कोफिशिएंट। इक्वेशन 3 में से 2 को घटाने पर या फिर 2 में से 3 को घटाने पर, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 4x प्लस 6y बराबर 7, और इसके नीचे इसको लिख लो प्लस 6y बराबर 16। तो चिन्ह चेंज करेंगे, घटाएंगे तब, तो यहाँ पे माइनस। तो अब देखो ये प्लस 4x से माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 6y भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस तरफ कितना, इस तरफ तो 0 हो गया और इस तरफ -9 मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे देखो कि वही वाली कंडीशन बन गई जो हम प्रतिस्थापन विधि में कर रहे थे। वहाँ पे क्या होता था कि जब क्योंकि 3 सिनेरियो बनते हैं ना हमारे पास, कि एक समीकरण युग्म होता है, उसका या तो एक हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर उसका कोई हल नहीं होता है, या फिर उसके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तब चर विलुप्त हो जाए, चर गायब हो जाए। देखो यहाँ पे चर, दोनों ही चर कैंसिल हो गए, मतलब गायब हो गया चर। और फिर जो हमें स्टेटमेंट मिलता है, जो कथन मिलता है, वो अगर सत्य है, ठीक है, सत्य होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और कथन असत्य होगा तो उसका कोई हल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो कथन जो है वो असत्य है। क्या 0 कभी -9 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो कि असत्य है। अतः समीकरण युग्म
का कोई हल नहीं होगा, ऐसा लिख लेना है आपको। अगर आपने प्रतिस्थापन विधि नहीं समझी, वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप डिफरेंस भी कर पाओगे कि कौन सी विधि जो है वो ज़्यादा बेटर है। दोनों विधि से करके ट्राई करना है ना। कई बार जो है प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा आसान रहती है और कई बार विलोपन विधि ज़्यादा आसान रहती है। उस वीडियो का लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो आप वहाँ से पहले वो वीडियो देख लो। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3 और इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखो अब ये इसमें भी यही पूछा है कि कौन सी विधि ज़्यादा बेटर है। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि वहाँ पे अच्छे से मैंने समझा रखी है, यहाँ पे हम विलोपन विधि पे ही फोकस करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे विलोपन विधि से सॉल्व करके बताऊँगा, आपको घर पे बैठ के प्रतिस्थापन विधि से भी करना है और बताना है मुझे कमेंट करके कि कौन सी विधि ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप समीकरण 1 और 2 मान लिया मैंने। पहले तो इसको थोड़ा सही व्यवस्थित रूप में लिखो, ठीक है। यहाँ पे इसको हम 3x माइनस 5y और इस 4 को इस तरफ लेके आ जाओ। समीकरण नंबर 1, 9x और इस 2y को इस तरफ लेके आओ बराबर 7, इसको समीकरण 2। अब क्या करते हैं, हम किसी भी एक चर का जो गुणांक होता है उसको समान बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो समान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 15y इक्वल 12, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस 2 करने पर 3 में से 2 को घटाना है, तो 9x माइनस 15y इक्वल 12 और यहाँ पे लिख लो 9x माइनस 2y इक्वल 7। तो घटाना है तो हम चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस 13y इक्वल यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 7 गया, कितना बचा 5 और वो प्लस का आएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल जाएगी हमें y बराबर माइनस 5/13, 5/13, ठीक है। अब y की वैल्यू जो है वो किसी भी एक समीकरण में रख लो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल 4, 3x यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फोर माइनस 25/13, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इधर ऊपर करते हैं। 13 एलसीएम आ जाएगा, 13 4 52 माइनस 25, तो यहाँ से 3x ये 27/13, तो इस तरफ 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम। तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 9/13, ठीक है। और y की वैल्यू हमें मिली थी माइनस 5/13, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और देखो यहाँ से एलसीएम आ रहा है 6, फिर यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल -1, 3x प्लस 4y इक्वल -6, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर यहाँ से 3 एलसीएम लो, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x माइनस वाई बराबर 9, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। यहाँ पे देखो पहले से ही चर का जो गुणांक है वो सेम है, तो हमें किसी का कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही 1 में से सेकेंड को माइनस कर दो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल -6, 3x माइनस वाई इक्वल 9। तो चिन्ह चेंज करेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा 5y, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 15 माइनस का आएगा। यहाँ से y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -3। -3 जो y की जो वैल्यू है वो किसी भी एक समीकरण में रख लो, तो मैं इसमें रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप 3x माइनस, तो माइनस y की वैल्यू रखूँगा -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इक्वल 9। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x बराबर 6। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी 2। तो यही इसका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपको कुछ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसके पहले हमें समीकरण युग्म बनाना है और फिर हमको उनको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो जो हमें पूछा है वही हम मान लेते हैं कि माना भिन्न जो है वो क्या है x/y है। यहाँ पे हमें पूछा है कि अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटा दें, तो हर जो है वो हमारे पास क्या है y में से 1 घटा दो, और ये कह रहा है कि तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो इक्वल 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यहाँ से x + 1 बराबर y - 1, तो यहाँ से x - 1 और ये उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो पहली समीकरण हमें ये मिल गई। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है कि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो अंश में कुछ बदलाव नहीं है और हर में क्या करना है 1 जोड़ देना है, तो y + 1 हो जाएगा और भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, 2x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x बराबर y + 1, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी 2x - y बराबर 1। तो इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 1 में से 2 घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए एक सेकेंड, सीधा ही आपको लिखना है कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो x - y बराबर -2, फिर यहाँ पे 2x - y बराबर 1, तो चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से y जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें -x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल गई 3 मिल गई। अब हम x की वैल्यू समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ से 3 - y बराबर -2, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी y की कितनी y बराबर 5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अभी तक आपको विलोपन विधि से हल करना आ गया होगा, और भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आपको इक्वेशन बना के बता दूंगा, सॉल्व आपको कर लेनी है, ठीक है। इसका सेकंड है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी है? तो हमें सबसे पहले तो मानना है कि नूरी की वर्तमान आयु जो है वो x है। जब 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, इस तरह पश्चात, इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए तो आपको वर्तमान आयु माननी है, ठीक। सोनू की वर्तमान आयु y मान ली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या थी x - 5, और लिखा हुआ है कि नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु भी 5 वर्ष पूर्व तो क्या होगी y - 5, तो x - 5 जो है वो 3 गुना है y - 5 के। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x - 5 बराबर 3y - 15, तो यहाँ से x - 3y इक्वल ये उस तरफ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब नेक्स्ट इसमें कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
तो 10 वर्ष पश्चात की बात चल रही है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x + 10, ठीक है। और सोनू की आयु y + 10, और ये नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x + 10 = 2y + 10, तो सॉरी 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x - 2y और ये 10 उस तरफ जाएगा तो 10। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ये दोनों इक्वेशन मिल गई हमें। यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है पहले से सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसको सोल्व करना है। बात करते हैं थर्ड की। तो इसमें है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले तो मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या। तो माना 2 अंकों की संख्या x y, ठीक है, इस तरह की होगी कोई ना कोई। और इसी जो 2 अंकों की संख्या इसका प्रसारित रूप हम ऐसे लिख सकते हैं 10x + y, एक्सपांड करके ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक बात है। जैसे कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या होती है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100x + 10y + z, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं आगे कि इस संख्या का 9 गुना जो है वो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहले तो देखो यहाँ पे लिखा है कि 2 अंकों की संख्या का योग जो है 9 है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे ही आ गई हमारे पास कि x + y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें आगे कहा है कि संख्या का 9 गुना जो है, तो संख्या का 9 गुना, तो पहले इसका 9 गुना करो। 10x + y का 9 गुना जो है वो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलटना है तो x की जगह पे y और y की जगह पे x कर दो। तो 10y + x, और ये कितना है? पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो 2 गुना है इसका। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो 90x + 9y = 20y + 2x, इस तरफ आएगा तो ये 88x, और इक्वल इसको इस तरफ लेके जाओ तो ये 11y, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 8 टाइम। तो यहाँ से देखो y बराबर क्या आ गया? 8x आ गया, ठीक है। यही समीकरण है। अब चाहो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू इस समीकरण में रखोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो आप, प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा बेटर है क्योंकि सीधा ही हमें y का वैल्यू जो है y जो है वो x की टर्म में मिल गया। तो इसको हम इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर से y की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे करना है आपको। अब बात करते हैं फोर्थ की। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे 50 और 100 के नोट की बात हो रही है। तो और कितने कितने नोट प्राप्त किए ऐसा पूछा है, तो हमें मानना है कि माना कि 50 रुपए के नोट x है और 100 के नोट y है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमें पूछा है ना उसी को हम मान लेते हैं और फिर क्वेश्चंस को करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें नोट ही पूछे कितने कितने, तो 50 के हमने मान लिए x और 100 के मान लिए y। अब ये बोल रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। तो टोटल 2000 रुपये उसने निकाले। तो देख लो, अब 50 के जितने भी नोट निकाले होंगे, मान लो कि 50 के x नोट निकाले तो 50 × x हो जाएंगे वो, ठीक है। 50x + 100y, और टोटल जो अमाउंट है वो उसने कितना निकाला है? 2000 रुपये। एक समीकरण तो यही बन गई, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है वो है कि यहाँ पे लिखा है उसने खजांची से 50 और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने, 25 नोट प्राप्त किए। तो टोटल नोट कितने प्राप्त किए? x + y = 25। ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन मिल गए हमको यहाँ से। इस इक्वेशन को देखो, फर्स्ट वाले को थोड़ा यहाँ से 50 को कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो, अगर मैं 50 कॉमन लूँगा तो x + 2y = 50 का इस तरफ भाग देंगे तो
40 बचेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, इसको फर्स्ट मान लो। तो यहाँ से x का गुणांक समान है, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसी में तो ये है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना है नियत किराया। तो यहाँ पे मान लो कि नियत किराया x तथा अतिरिक्त किराया y है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, देखो यहाँ पे लिखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो नियत किराया जो है वो 3 दिन तक ही वैलिड है, ठीक है। अगर उससे एक्स्ट्रा दिन हुए तो हमको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, तो इसने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, x नियत किराया तो इसको देना ही पड़ेगा 3 दिन का। और कितने दिन एक्स्ट्रा इसने पुस्तक रखी? 4 दिन। 7 में से 3 माइनस करो तो 4, तो 4 दिन इसने एक्स्ट्रा रखी पुस्तक को, तो अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा 4y बराबर, और टोटल रुपए कितने लगे इसके 27। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए, तो 5 दिनों तक रखी इसने, तो नियत किराया तो इसका लगेगा ही 3 दिन का, फिर 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, तो 2y बराबर 21 रुपये अदा किए। तो ये इक्वेशन सेकंड बन गया। तो ये हमें 2 इक्वेशन मिल गए, इनको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।